नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे कुछ दोस्तों को ये शिकायत है कि थंबनेल और टाइटल थोड़े सम्मानजनक और होने चाहिए। आपकी बातों का मैं आदर करता हूं और शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आपने इतना ध्यान दिया। और इन्हीं बातों पर हमें याद आए सआदत हसन मंटो साहब। मंटो अपनी किताब गंजे फरिश्ते में लिखते हैं कि मैं ऐसे समाज पर हजार लानत भेजता हूँ जहाँ यह उसूल हो कि मरने के बाद हर शख्स के किरदार को लॉन्ड्री में भेज दिया जाए जहाँ से वो धुल धुला कर आए। उनकी कही एक और लाइन है कि मैं काली तख्ती पे सफ़ेद चौक का इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये और भी नुमाया हो जाए। मैं सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि ये मेरा काम नहीं, दर्जियों का काम है। करीब 12 साल बम्बई में रहे मंटो ने अपनी कहानियों में 1930 से 1940 के बम्बई को शब्दों के जरिए बयां किया। वो कहते थे, मैं चलता फिरता बम्बई हूँ। रफीक बगदादी कहते हैं, मंटो की कहानी गुरुदत्त की प्यासा फिल्म की तरह है। जब जिंदा थे तब किसी ने नहीं पूछा और जब दुनिया में नहीं रहे तब सब उनका बखान कर रहे हैं। पिछले 70 साल में मंटो की किताब की मांग लगातार बढ़ रही है। एक तरह से वह घर घर में जाना जाने वाला नाम बन गया है। उनके संपूर्ण लेखन की किताबों की जिल्दें लगातार छपती रहती है, बार बार छपती है और बिक जाती है। यह भी सच्चाई है कि मंटो और पाबंदियों का चोली दामन का साथ रहा है। हर बार उन पर अश्लील होने का इल्ज़ाम लगता रहा है और पाबंदियां लगाई जाती है। खैर, आज हम बात करेंगे मंटो साहब के अफसानों की। जी, आज इनके अनसुने किस्से नहीं बल्कि कुछ फेमस अफसाने सुनाने जा रहा हूँ और साथ ही बताऊँगा इनके किन किन कहानियों के कारण इन पर मुकदमा चला और मौत तक साथ रहा। इनकी ही लिखी कहानी ठंडी गोश्त या यूँ कहे तो ठंडा गोश्त इतनी गर्म थी कि कईयों का मेला ठप हो गया और मंटो साहब की भी मुश्किलें बढ़ गई। आज अफसाने और ठंडे गोश्त की गर्मी की कहानी सुने और अगले एपिसोड में सुने मंटो साहब के ज़िंदगी से जुड़े अनसुने किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सआदत हसन मंटो सच से पर्दा उठाने की कोशिश में अश्लीलता का आरोप झेला। अदालत गए, जवाब देते देते थक गए तो पागल खाने भेज दिए गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे पर सबसे बेहतरीन लिखने वालों में से एक रहे मंटो। मंटो को अदालतों और बैठकों में खुलकर बोलने वाले के तौर पर पहचाना जाता था। अब आइए सुनते हैं मंटो के कुछ अफसानों को। ज़माने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे वाकिफ़ नहीं हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी तहरीर में कोई गलती नहीं। जिस गलती को मेरे नाम से बताया जा रहा है वो दरअसल मौजूदा सिस्टम की गलती है। ऐसा होना मुमकिन है कि सआदत हसन मर जाए और मंटो जिंदा रहे। मैं एक जेब कतरा हूँ जो अपनी जेब खुद काटता है और कोई कहानी मेरी जेब से कूदकर बाहर आ जाती है। मैं सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि ये मेरा काम नहीं, दर्जियों का काम है। मैं कहानियाँ नहीं लिखता, कहानियाँ मुझे लिखती है। कभी कभी हैरत होती है कि ये कौन है जिसने इतनी अच्छी कहानियाँ लिखी है। हर बड़ा आदमी गुसलखाने में सोचता है, मगर मुझे तजुर्बे से मालूम हुआ है कि मैं बड़ा आदमी नहीं, इसलिए कि मैं गुसलखाने में नहीं सोच सकता। दुनिया में जितनी लानतें हैं, भूख उनकी माँ है। मजहब जब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना थी मेरा जन्म। मत कहिए कि हजारों हिंदू मारे गए या फिर हजारों मुस्लिम मारे गए, सिर्फ ये कहिए कि हजारों इंसान मारे गए। सिर्फ मूर्ख ही ये सोच सकते हैं कि मजहब को बंदूक से मार गिराया जा सकता है। मैं ऐसे समाज पर हजार लानत भेजता हूँ जहाँ उसूल हो कि मरने के बाद हर शख्स के किरदार को लॉन्ड्री में भेज दिया जाए जहाँ से वो धुल धुला कर आए। वैश्या का मकान खुद एक जनाजा है जो समाज अपने कंधों पर उठाए हुए है।
लगता तो यह है कि पिछले 70 साल में कुछ भी नहीं बदला। अगर अन्याय करने वालों, जुल्म कमाने वालों, कब्जा करने वालों और ज़बरदस्तियाँ करने वालों से डर लगता है तो फिर मंटो भी नहीं बदला। मंटो वैसा ही है और जिंदा है। वो बहुत सारी मिट्टी के नीचे दफन नहीं है, बल्कि हमारे साथ बैठकर हंस रहा है कि वह बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। पाकिस्तान के गठन से पहले मंटो की 3 कहानियों काली सलवार, धुआं और बू पर अश्लीलता के आरोप में मुकदमे चले। इन मुकदमों में सजाएं भी हुई, लेकिन हर बार अपील करने पर अदालत ने मंटो और उनकी कहानियों को अश्लीलता के आरोप से बरी कर दिया। पाकिस्तान के बनने के बाद सआदत मंटो ने जो पहली कहानी लिखी उसका नाम ठंडा गोश्त था। यह न सिर्फ पाकिस्तान की स्थापना के बाद लिखी गई उनकी पहली कहानी थी, बल्कि अपनी विशेष प्रकृति के संदर्भ में भी इसका बहुत महत्व है। मंटो की यह मशहूर कहानी लाहौर के अदबी महानामा, जिसे साहित्यिक मासिक भी कहते हैं, जावेद में मार्च 1949 के संस्करण में प्रकाशित हुई थी। दैनिक इंकलाब में प्रकाशित होने वाली एक खबर के अनुसार 30 मार्च को पत्रिका के कार्यालय पर छापा मारा गया और पत्रिका की सभी प्रतियों को जब्त कर लिया गया। खबर में बताया गया है कि छापा मारने का कारण ठंडा गोश्त का प्रकाशन था। इस खबर में इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि यह पत्रिका एक दिन पहले ही मार्केट में आई थी। 7 मई 1949 को पंजाब सरकार की प्रेस ब्रांच ने सआदत हसन मंटो के अलावा जावेद के संपादक आरिफ अब्दुल मतीन और प्रकाशक नसीर अनवर के खिलाफ ठंडा गोश्त प्रकाशित करने के कारण मुकदमा दर्ज करा दिया। मंटो ने ठंडा गोश्त पर चलने वाले मुकदमे का पूरा विवरण इसी नाम, यानी कि ठंडा गोश्त के नाम से छापने वाले कहानी संग्रह की प्रस्तावना में जहमत मेहर दरख्सा के नाम से लिखा है। मंटो लिखते हैं कि जब मैं भारत की नागरिकता छोड़कर जनवरी 1948 में लाहौर आया तो मेरी मानसिक स्थिति 3 महीने तक अजीब रही। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ हूँ, भारत में हूँ या पाकिस्तान में। बार बार दिमाग में उलझन पैदा करने वाला सवाल गूंजता, क्या पाकिस्तान का साहित्य अलग होगा? यदि होगा तो कैसा होगा? वह लिखते हैं कि वह सब कुछ जो अविभाजित भारत में लिखा गया है उसका मालिक कौन है? क्या इसका भी बंटवारा किया जाएगा? क्या भारतीयों और पाकिस्तानियों की बुनियादी समस्याएं एक जैसी नहीं हैं? क्या हमारा देश धार्मिक देश है? देश के तो हम हर हाल में वफादार रहेंगे, लेकिन क्या हमें सरकार की आलोचना करने की इजाज़त होगी? क्या आज़ादी के बाद यहाँ के हालात गोरों की सरकार के हालात से अलग होंगे? उसके बाद मंटो फैज़, चिराग, हसन हसरत, अहमद नदीम कासमी और साहिर लुधियानवी से मिले, लेकिन कोई भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे सका। उन्होंने हल्के फुल्के लेख लिखने शुरू किए जो इमरोज़ में प्रकाशित हुए थे। लेखों का यह संग्रह बाद में तल्ख, तरुश और शीरी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। उसी समय में अहमद नदीम कासमी ने लाहौर से नुकूश का प्रकाशन शुरू किया। कासमी के कहने पर मंटो ने पाकिस्तान में अपनी पहली कहानी ठंडा गोश्त लिखी। मंटो लिखते हैं कि कासमी साहब ने यह कहानी मेरे सामने पढ़ी। कहानी ख़त्म करने के बाद उन्होंने मुझसे माफ़ी भरे लहजे में कहा, मंटो साहब माफ़ कीजिए, कहानी बहुत अच्छी है लेकिन नुकूश के लिए बहुत गर्म है। कुछ दिनों के बाद कासमी के कहने पर मंटो ने एक और कहानी लिखी जिसका शीर्षक था खोल दो। यह कहानी नुकूश में प्रकाशित हुई थी, लेकिन सरकार ने 6 महीने के लिए नुकूश का प्रकाशन बंद कर दिया। समाचार पत्रों में सरकार के इस कदम का विरोध हुआ, लेकिन सरकारी आदेश नहीं बदला गया। जगदीश चंद्र वाधवन ने अपनी पुस्तक मंटो नामा में लिखा है कि अहमद नदीम कासमी के मना करने के बाद मंटो ने ठंडा गोश्त अदब लतीफ़ के संपादक चौधरी बरकत अली को दे दी, लेकिन प्रेस के मना करने के कारण यह कहानी उस पत्रिका में प्रकाशित नहीं हो सकी। इसके बाद मंटो ने यह कहानी मुमताज़ शीरी को भेजा, लेकिन उन्होंने भी इसे पसंद करने के बावजूद प्रकाशित करने से मना कर दिया। मुमताज़ शीरी के बाद आरिफ अब्दुल मतीन ने मंटो से जिद करके ठंडा गोश्त को अपनी पत्रिका जावेद के लिए मांगा। उस समय यह कहानी सवेरा के मालिक चौधरी नज़ीर अहमद के पास थी, इसलिए मंटो ने उनके नाम एक रुक्का, जिसे पत्र भी कहते हैं, लिख दिया। उन्होंने लिखा, ये जावेद वाले अपनी पत्रिका जब्त कराना चाहते हैं, कृपया उन्हें ठंडा गोश्त का मसौदा दे दीजिए। आरिफ अब्दुल मतीन ने यह कहानी ले ली और इसे अपनी साहित्यिक पत्रिका जावेद के मार्च 1949 के संस्करण में प्रकाशित कर दिया।
मंटो ने लिखा है कि 1 महीने बाद जावेद के यहाँ छापा पड़ा, जबकि इंकलाब में छपी खबर के मुताबिक यह छापा जावेद के प्रकाशन के अगले दिन ही पड़ गया। मंटो का बयान ज़्यादा सही लगता है क्योंकि उस समय तक जावेद का अंक लाहौर और लाहौर के बाहर वितरित हो चुका था। जावेद के कार्यालय पर प्रेस ब्रांच के इंचार्ज चौधरी मोहम्मद हुसैन के इशारे पर यह छापा मारा गया था। मंटो लिखते हैं कि हालांकि बुढ़ापे के कारण चौधरी मोहम्मद हुसैन के हाथ कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने एक जोर का झटका दिया और पुलिस की मशीनरी हरकत में आ गई। ठंडा गोश्त मंटो के लिए बहुत गर्म कहानी साबित हुआ। इसने मंटो जैसे सख्त इंसान के भी सारे जोर निकाल कर रख दिए। मामला प्रेस एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश हुआ, जिसके कन्वीनर पाकिस्तान टाइम्स के संपादक फैज़ अहमद फैज़ थे और बोर्ड में सिविल एंड मिलिट्री गजट के FW पोस्टल जमींदार के मौलाना अख्तर अली, नवाए वक्त के हमीद निज़ामी, सफ़ीना के वक़ार अबालवी और जदीद निज़ाम के अमीनुद्दीन सहराई शामिल थे। चौधरी मोहम्मद हुसैन ने बोर्ड के समक्ष पत्रिका के अन्य विद्रोही और भड़काऊ लेख प्रस्तुत किए, मगर बोर्ड ने इन आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन ठंडा गोश्त पर आकर बात अटक गई। फैज़ साहब ने इसे गैर अश्लील कहा, लेकिन मौलाना अख्तर अली, वक़ार अम्बालवी और हमीद निज़ामी ने इसे अभिशप्त कहा। निर्णय यह हुआ कि मामले को अदालत पर छोड़ दिया जाए। कुछ दिनों बाद मंटो और जावेद के प्रकाशक नसीर अनवर और संपादक आरिफ अब्दुल मतीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मंटो की ज़मानत उनके दोस्त शेख सलीम ने दी थी। मशहूर शायर और कानून के माहिर मियाँ तसद्दुक हुसैन खालिद ने खुद भी इस मुकदमे की पैरवी करने की पेशकश की, जिसे मंटो ने शुक्रिया के साथ स्वीकार कर ली थी। मुकदमा मजिस्ट्रेट AM सईद की अदालत में पेश हुआ। अभियोजन पक्ष के तरफ से मोहम्मद याकूब, मोहम्मद तुफैल हलीम, जियाउद्दीन अहमद और कुछ अन्य लोग पेश किए गए। इस मामले के पक्ष में सफाई देने के लिए 30 गवाहों की सूची पेश की गई, तो मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं इतनी बड़ी भीड़ को नहीं बुला सकता। बहुत विचार विमर्श के बाद वह 14 गवाहों को बुलाने के लिए सहमत हुए, जिनमें से कुल 7 गवाह अदालत के सामने पेश हुए। इन गवाहों में सैयद आबिद अली आबिद, अहमद सईद, डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम, डॉक्टर सईदुल्लाह, फैज़ अहमद फैज़, सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम और डॉक्टर आई लतीफ़ ने मंटो के पक्ष में बयान दर्ज किए। अदालत की तरफ से 4 गवाह ताजवर नजीबाबादी, आगा शोरिश कश्मीरी, अबू सईद बज़मी और मोहम्मद दीन तासीर पेश हुए। पहले 3 गवाहों ने कहानी को अपमानजनक, गंदा और आपत्तिजनक बताया, जबकि डॉक्टर तासीर का यह कहना था कि यह कहानी साहित्यिक तौर पर ख़राब है, लेकिन साहित्यिक है। उनका कहना था कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें अश्लील कहा जा सकता है, लेकिन मैं अश्लील इसलिए नहीं कहता क्योंकि अश्लील शब्द की परिभाषा के बारे में मैं खुद स्पष्ट नहीं हूँ। इन गवाहों के बयान के बाद मंटो ने अपना लिखित बयान दर्ज कराया। जगदीश चंद्र वाधवन लिखते हैं कि आखिरकार 16 जनवरी 1950 की तारीख आ गई। अदालत ने आरोपियों को अश्लील कहानी लिखने और प्रकाशित करने के आरोप में प्रत्येक पर 300 रुपये का जुर्माना लगाया और मंटो को 3 महीने कैद की सज़ा सुनाई, जबकि नासिर अनवर और आरिफ अब्दुल मतीन को 21-21 दिनों के कठोर श्रम की सज़ा सुनाई गई। आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की, जहां मजिस्ट्रेट इनायतुल्लाह खान ने आरोपियों की अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया और तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी करते हुए उनके द्वारा अदा किया गया जुर्माना वापस करने का आदेश दिया। लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद मुनीर और न्यायमूर्ति मोहम्मद जान ने अपील पर सुनवाई की। उन्होंने 8 अप्रैल 1952 को अपना फैसला सुनाया। यह फैसला बहुत ही उचित और वज़नदार था और अश्लीलता पर दिए गए फैसलों में एक मील के पत्थर की हैसियत रखता है। न्यायमूर्ति मोहम्मद मुनीर ने अश्लीलता के बारे में पेश की जाने वाली हर दलील का बहुत स्पष्ट जवाब दिया और फैसले में लिखा कि ठंडे गोश्त की रूपरेखा हानिकारक नहीं है, लेकिन विवरण और विरोधाभासी कथन अश्लील है। लेकिन सआदत हसन मंटो और उनके साथियों को 300 रुपये प्रति व्यक्ति जुर्माना या जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 महीने की सख्त सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। इस प्रकार पाकिस्तान के साहित्यिक और न्यायिक इतिहास का यह अनूठा मुकदमा ख़त्म हुआ।
ठंडागोश्त का मामला समाप्त हुआ तो कुछ साल बाद मंटो एक और कहानी ऊपर नीचे और दरमिया पर चलाए जाने वाले अश्लीलता के एक और मुकदमे में फंस गए। यह कहानी सबसे पहले लाहौर के अखबार एहसान में प्रकाशित हुई थी। उस समय तक चौधरी मोहम्मद हुसैन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए लाहौर में शांति थी। लेकिन बाद में जब यह कहानी कराची की एक पत्रिका पयाम ए मशरिक में प्रकाशित हुई तो वहाँ की सरकार हरकत में आई और मंटो को अदालत में बुला लिया गया। यह मामला मजिस्ट्रेट मेहदी अली सिद्दीकी की अदालत में पेश हुआ, जिन्होंने सिर्फ कुछ तारीखों की सुनवाई के बाद मंटो पर 25 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना तुरंत अदा कर दिया गया और इस तरह इस अंतिम मुकदमे से भी मंटो को बरी कर दिया गया। बलराज मेंद्रा ने अपनी किताब दस्तावेज में लिखा है कि मेहदी अली सिद्दीकी मंटो के प्रशंसक थे। उन्होंने अगले दिन मंटो को कॉफ़ी पीने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कॉफ़ी पीने के दौरान मंटो से कहा, मैं आपको इस दौर का बहुत बड़ा कहानीकार मानता हूँ। आपसे मिलने का मकसद सिर्फ यह था कि आप यह ख्याल दिल में लेकर ना जाए कि मैं आपका प्रशंसक नहीं हूँ। मंटो लिखते हैं, मैं बहुत हैरान हुआ, आप मेरे फ़ैन हैं, तो जनाब आपने मेरे ऊपर जुर्माना क्यों लगाया? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब मैं आपको 1 साल के बाद दूंगा। 1 साल बाद मेहदी अली सिद्दीकी ने इस मुकदमे का विवरण 5वां मुकदमा के शीर्षक से एक साहित्यिक पत्रिका अफकार में प्रकाशित कराया, लेकिन उस समय तक मंटो की मृत्यु हो चुकी थी। मेहदी अली सिद्दीकी ने मुकदमे का यह पूरा विवरण अपनी आत्मकथा बिला कमो कास्त में भी लिखा है। मेहदी अली सिद्दीकी ने इस लेख में लिखा था कि 1954 के अंत में मुझे पता चला कि मंटो ने लेखों का एक नया संग्रह प्रकाशित किया है जिसका नाम ऊपर नीचे और दरमिया है। मुझे आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी जब लोगों ने मुझे बताया कि मंटो ने इस संग्रह को मेरा नाम दिया है। उनकी दिली मोहब्बत और विश्वास का इससे बेहतर प्रमाण मिलना मुश्किल है। मैं एक अज्ञात सा व्यक्ति खुश हूँ कि शायद ऐसे ही मेरा नाम दुर्लभ साहित्य के रूप में कुछ दिनों के लिए साहित्य जगत में रह जाएगा। मंटो की कहानियों में जिन्ना हॉल, कांग्रेस हॉल, बॉम्बे संगीत कलाकार मंडल, जहां तवाइफें नाच गाना किया करती थी, इसका जिक्र आता है। जमील गुलरेज का कहना है कि मंटो के बारे में ये गलतफहमी है कि वो सिर्फ तवाइफों के बारे में लिखते थे, जबकि उन्होंने हर चीज़ पर लिखा है। उनका ये भी कहना है कि मंटो में युवा पीढ़ी की दिलचस्पी है क्योंकि उनकी कुछ कहानियाँ सेक्स की बात करती है जो उत्तेजित करती है, पर असली मंटो को कोई नहीं जानता। तो अपना साथ बनाए रखिए क्योंकि अगला एपिसोड मंटो के जीवन और उनसे जुड़े किस्सों का ही होगा, मतलब मंटो के जीवन के अनसुने किस्से। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।